हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल ब्रेनरी। आई होप कि आप सबकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। एंड आज का जो टॉपिक है वो है प्रेफरेंशियल इशू, जो मैं कवर करने वाली हूँ। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो इसके नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अच्छे से सुनिए। ओके, चलिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रेफरेंशियल इसोप जो भी मतलब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम अटेंटिवली सुनना। क्योंकि क्या होता है कि आपका बेस होता है, आप स्क्रैच से हर चीज़ पढ़ रहे होते हो, और जब आप प्रोफेशनल में जाओगे तो यही चीज़ें वाइडर एस्पेक्ट पे आ जाएंगी, तो आपको तब थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि आपका वो वाइड हो जाएगा स्कोप। अभी अगर आप ठीक से समझोगे तो आपको प्रोफेशनल में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंशियल इशू का। ठीक है। प्रेफरेंशियल इशू का क्या है? देखो, इशू हम जो शेयर्स जो हम इशू करते हैं, जो शेयर्स आपके इशू होते हैं वो आपके प्रीमियम पे होते हैं, पार पे होते हैं, डिस्काउंट पे अब नहीं होते हैं। ठीक है। और आप कैसे दे सकते हो? स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकते हो, डिस्काउंट पे अब नहीं होते हैं। ठीक है। तो वेरियस टाइप से आप इशू करते हो शेयर्स को। तो ये प्रेफरेंशियल बेसिस क्या है? देखो, प्रेफरेंशियल जो वर्ड है वो क्या है? प्रेफरेंस देते हो आप किसी को। ठीक है। आप आगे बढ़कर उसको फेवर करते हो, प्रेफरेंस देते हो, प्रायोरिटी देते हो, तो वहां से ये वर्ड आया प्रेफरेंशियल बेसिस। ठीक है। इसका जो सेक्शन है 62, सब सेक्शन 1, क्लॉज सी। ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि व्हेन इशूअर कंपनी, हम हमेशा एक्स वाई जी कंपनी लेके चलते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो ये कौन हो गई? ये हो गई इशूअर कंपनी। ये इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप को देगी, क्लास ऑफ पर्संस अदर देन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ईदर फॉर, या तो कैश के लिए देगी या फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। इन दोनों पॉइंट्स को ही हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे। अच्छा, अब वो बोल रही है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को देंगे, क्लास ऑफ ग्रुप को देंगे, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है हम प्रमोटर्स को देंगे। अब ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देंगे, ये भी हमारे नहीं है। और ये हमारे होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल आपको बताऊंगी इसका क्या है। NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये जो होती है ना, ये कैटेगरी स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं होते, और आप इन पर्टिकुलर ग्रुप या पर्संस को आप इन प्रिविलेज देते हो, प्रेफरेंस देते हो, क्योंकि ये जो हमारे बिग इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो आप इनको प्रेफरेंशियल इशू देते हो। अब क्या क्या कैटेगरीज हैं वो हम आगे देखते हैं। देखो, इट डज नॉट इंक्लूड पब्लिक इशू, राइट इशू, एम्प्लॉयर स्टॉक ऑप्शन यानी इसोप। ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, बोनस शेयर्स, डिपॉजिटरी एंड ये जो आपके ADR GDR होते हैं ना, सॉरी, IDR जो होता है, डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं। डिपॉजिटरी रिसीट्स में सब कुछ आ जाता है, ADR GDR और IDR होता है सब। ठीक है। तो ये सारी जो कैटेगरीज होती हैं ये प्रेफरेंशियल इशू में नहीं आएंगी। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप XYZ कंपनी लेके चल रहे हो। ठीक है। तो मैं पहले लेती हूँ कि ये प्राइवेट लिमिटेड है। अब मैंने शायद आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है तो उस पर सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 और रूल्स मेड अंडर ये एप्लीकेबल होते हैं। बट अगर आपकी कंपनी XYZ आपकी अगर लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है और उसके शेयर्स लिस्टेड भी हैं, ठीक है, तो आप सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करोगे। देखो, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, एक्शन रूल्स मेड सेबी प्लस कंपनीज एक्ट, क्योंकि वो तो हमारा इंटरनल मैटर है। अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 को करोगे। तो ये आपका प्रोसीजर है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। अब हम अनलिस्टेड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका लिस्टेड का मैटर है ना, वो सारा आपका दूसरे सब्जेक्ट में कंप्लीट होगा,
जो सिक्योरिटीज लॉ वाला जो आपका पेपर है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपकी कंडीशंस, आप XYZ, रिमेंबर मैंने क्या बोला, प्राइवेट लिमिटेड हो, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो आप, ठीक है। तो आपके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, अगेन कंपनीज एक्ट 2013 एंड उसके जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, आप अपनी कंपनी से खुद पूछोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप ऑथराइज्ड हो या नहीं हो। सेकंड, आप घर वालों से पूछोगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा घर वाले और बाहर वाले, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने घर वाला और बाहर वाले क्यों बोला है। तो ऐसा मतलब आप अपने सॉरी घर वाले लोगों से पूछोगे कि भाई हम कर दें ये चीज़ कि नहीं करते। तो एसआर जो है, एसआर आपका शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए आपको, ठीक है। जब आपको अप्रूवल मिल जाती है, जब आपका एसआर पास हो जाता है, तो आप क्या देते हो, MGT 14 देते हो, ठीक है। MGT 14 विद इन 30 days ऑफ पासिंग एसआर और उसी को फाइल करते हो। While taking decision, information that shall be annexed to notice general meeting explanatory statement, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 102 में आता है कि आप उसके एक्सप्लेनेशन दोगे, ये भी सारा इससे जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वाली जो वीडियो है उसको देखिएगा, आपको समझ जाएगा। ये एक तरीके की लर्न करने की टेक्निक है जो मैंने आपको बताई है, जो आपको आगे तक याद रहेगा। पर्सनली मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे याद किया था। तो आप इस वाली वीडियो जाके देखिएगा। अब इसमें आप ऑब्जेक्ट, आप प्रेफरेंशियल इशू दे रहे हो, रिमेंबर दिमाग में रखो, प्रेफरेंशियल इशू आप पर्टिकुलर ग्रुप को दे रहे हो, आप उसको फेवर कर रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, प्रायोरिटी बेसिस पे रख रहे हो, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है इशू का। फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, आप कितने शेयर्स इशू करोगे। प्राइस ऑफ प्राइस बैंड, बेसिस ऑफ प्राइस, रेलेवेंट डेट, रेलेवेंट डेट में आपको बताऊंगी क्या होता है। प्रपोज टाइम विद इन दी अलॉटमेंट शैल बी कम्प्लीटेड, ठीक है। हमेशा जो भी आप शेयर इशू कर रहे हो उसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, जब आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है, तो आप अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर नेम एंड प्रपोज अलॉटीज, प्री एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न, नंबर ऑफ पर्सन टू हुम अलॉटमेंट ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस हैव ऑलरेडी मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपका ये पर्टिकुलर ईयर चल रहा है 2015 फॉर एग्जाम्पल, तो आपने उस पर्टिकुलर ईयर में कितने लोगों को दिया है, उन सबके नाम, अगर आप उनको रिपीटेडली दे रहे हो तो उनकी भी आप डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। फिर अलॉटमेंट जो हो जाना चाहिए वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 12 मंथ्स में बाय द डेट ऑफ पासिंग एसआर। आपने आज पास किया, उसके 12 मंथ्स में यू हैव टू कंप्लीट योर प्रेफरेंशियल इशू, सॉरी हाँ प्रेफरेंशियल इशू आपका मतलब अलॉटमेंट, ऑब्वियसली अलॉटमेंट मतलब कंप्लीशन। इफ नॉट कंप्लीटेड देन आप दोबारा अलॉट करने के लिए एसआर पास करोगे, ठीक है। अब जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अब हमारा इतना हो गया। अब ये अनलिस्टेड कंपनी के लिए है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना, ये तो अनलिस्टेड के लिए है ही कि प्राइस शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं ना, इसका एक अलग से चैप्टर है, बट मैं आपको एक क्रक्स में बता देती हूँ कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर का क्या काम होता है। देखो जब हमारी एक लिस्टेड कंपनी होती है ना, तो उसमें जो हम शेयर्स की जो प्राइस है या जो उसका वैल्यूएशन है, हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बताओ सोच के बताओ। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। प्राइस और वैल्यूएशन जो हम करते हैं वो बेसिस ऑन होता है मार्केट, ठीक है, क्योंकि आप लिस्टेड हो, आपकी ट्रेडिंग हो रही है ऑन ऑफ, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यूएशन होगी वो मार्केट बेसिस पे होगी, ट्रेडिंग पैटर्न को देखते हुए, ठीक है। हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसका ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे। देखिए अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी है, तो आपको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो एलिजिबल हो ऑब्वियसली, ठीक है। उसमें मर्चेंट बैंकर भी आता है और वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा कि शेयर्स का एक्विवेलेंट वो जिस बेसिस पे भी बनाएगा उसकी वो रिपोर्ट देगा, वो सबमिट करेगा अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट टू द कंपनी गिविंग जस्टिफिकेशन कि मैंने इस पर्टिकुलर शेयर्स की प्राइस ये वैल्यूएट करी है, तो आप जस्टिफिकेशन विद रीजंस और वो कंपनी को सरेंडर कर देगा, सबमिट कर देगा, ठीक है।
वेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड। अब नेक्स्ट चीज क्या है इसमें, अब मैं शेयर दे रही हूँ तो ऑब्वियसली वो कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट शेयर, सॉरी शेयर है, ठीक है, शेयर, द प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट शेयर shall be determined at the time when the offered convertible security is made। can evaluation report or this। अब देखो इस चार्ट को समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड। जस्ट सेकेंड, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। देखो इसने बोला हमारी जो है वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, ठीक है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मतलब आपका वो पहले कुछ और था, ठीक है, लाइक कुछ भी हो सकता है, कुछ और शेयर्स थे वो और वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो गया। अब पहले उसके शेयर्स या डिवेंचर से जो भी था, चार्जेस जो भी हो सकता है ना करने के लिए, जब वो रिजल्टेंट शेयर बनेगा तो उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी, नॉर्मली की हो जाएगी, बट इसमें आप कब ये डिफाइन करोगे कि हाँ यहाँ से ये वाली हमें प्राइस लेनी है। तो देखो ये कैसे, शेल मतलब मस्ट, कैसे होगी, एट द टाइम व्हेन द ऑफर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इज मेड, ठीक है। जब आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का ऑफर दे रहे थे ना, ठीक है, जब इसमें प्रेफरेंशियल में आपने डिसाइड करा कि मैं जो शेयर्स होंगे ना वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है मेरी, तो जब आपने ये वाला दिया तो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट की डेट एट द टाइम व्हेन द ऑफर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इज मेड, ठीक है, वैल्यूएशन रिपोर्ट। और फिर दूसरा आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट। अब देखो ये आपकी डेट है, जो डेट ऑन होल्डर बिकम्स एंटाइटल्ड। मैं आज की डेट में एंटाइटल्ड हूँ टू अप्लाई फॉर शेयर, फॉर अप्लाई ऑफ फॉर अप्लाई ऑफ शेयर, ठीक है। इससे 30 दिन पहले की वैल्यूएशन रिपोर्ट और ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट नॉट अर्लियर दिस, ठीक है। ये टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम आपका कहता है कि basis of the valuation report not earlier than this, not earlier date on holder becomes offered shares। मैं आज अप्लाई करने की उसमें हुई तो 30 डेज पहले या फिर उससे पहले के 60 डेज है वो वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है, नॉट अर्लियर 30 डेज और बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट दिस। इससे फायदा क्या होगा, आपको एक एक्यूरेट डिटर्मिनेशन मिल जाएगी शेयर्स की, ठीक है। A company shall take decision from one or two at the time of offer or converting itself and make disclosure explanatory statement। इन दोनों में से कोई भी दे सकता है, वो उसका अपना से है, डिस्क्रिशन है, बट जो भी डिसीजन ले इधर वन और टू, वो उसकी एक्सप्लेनेशन देगा इन 102, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, ये इसका मेन पॉइंट था। इफ सॉरी, और किसी को अगर समझ में नहीं आया इन डिटेल तो आपको क्लास लेनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ रिविजनरी क्लास। इफ प्रेफरेंस इज मेड फॉर कैश, और मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि या तो वो कैश के लिए होगा या कैश फॉर अदर देन कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर कैश यानी इन काइंड हो सकता है। तो अगर कैश में होगा तो वैल्यूएशन रिपोर्ट है फॉर कैश देन ट्रीटेड इन फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। देखो क्या है, फर्स्ट इफ मेड इन कैश तो वैल्यूएशन रिपोर्ट हो जाएगी सिंपल सिंपल। अदर देन कैश है, वन सेकेंड आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो अगर ये अदर देन कैश है, अगर ये कैश की है तो वैल्यूएशन रिपोर्ट हो जाएगी, और अगर ये नॉन कैश है देन ट्रीटेड इन दी फॉलोइंग मैनर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने कैसे दिखाओगे, फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएबल और amortizable asset it shall be carried out to the balance sheet of the company with the accounting standards, and if clause 1 is not applicable, अगर ये आपका एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर वो डेप्रिशिएबल नहीं है एसेट और एमोटाइजेबल नहीं है,
so it shall be expensed as provided in the accounting standards until registered valuer is appointed in accordance with the provisions of this act, merchant banker और CA in practice, इन दोनों में से कोई भी, ठीक है. And prices of the shares on preference pay shall not be less than price determined on the basis of the valuation report of the registered value. The price of shares on preference shares shall not be less than, जो भी preference shares की वो होगी ना प्राइस जो डिटरमाइन की जाएगी वो वैल्यूएशन रिपोर्ट से कम नहीं होनी चाहिए. अगर इसलिए ऐसे भी करें तो ठीक है. वंस अलॉटमेंट इज मेड 30 डेज के अंदर अंदर आप PS3 फाइल कर दोगे ROC को. डिलीवर शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 मंथ्स. ये सारा जो आपका क्रक्स है ना, जो मतलब ये कॉन्सेप्ट है ये आपका शेयर्स वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है कि कितने टाइम में अलॉटमेंट में PS3 फाइल होता है और कितने टाइम में 2 मंथ्स की होती है. अब रिलेवेंट डेट क्या होता है ये मेन है, लेकिन उस हाँ रिलेवेंट डेट समझना ज़रूरी है. रिलेवेंट डेट क्या होगी, जब आपने SR पास किया ना उससे 30 दिन पहले को देते हैं रिलेवेंट डेट, ठीक है. और लॉक इन पीरियड इसका 3 ईयर्स होता है, बट इफ यू नो सेबी के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है पूरा. देखो सबसे पहले प्रेफरेंशियल इशू. प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, प्रायोरिटी बेसिस पे हम पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास को देते हैं, ठीक है. हम कैश के लिए भी दे सकते हैं और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी दे सकते हैं. इसमें एग्जांपल कौन होंगे, प्रमोटर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है. बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, पब्लिक इशू, राइट इशू, इसोप, सर्टिफिकेट शेयर्स, बोनस शेयर्स. मेरे साथ बोलते जाओ साथ साथ में, इसलिए जल्दी जल्दी याद होगा. और डिपॉजिटरी रिसीट्स. डिपॉजिटरी रिसीट्स में क्या आता है आपका ADR, IDR, GDR, क्योंकि इसमें लिखा है इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. फिर आपका होता है प्रोसीजर. सबसे पहले आप इसमें क्या डिटरमाइन करोगे कि आप कौन हो, आप लिस्टेड कंपनी हो कि नहीं हो. अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करोगे, और अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो तो आप कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे, ठीक है. अब कंडीशंस क्या होती हैं, आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया इतने में. अब आप सबसे पहले देखोगे ठीक है मैं अनलिस्टेड कंपनी हूँ, मुझे कंपनीज एक्ट फॉलो करना है. तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है, उसकी कंडीशंस क्या है कि आप ऑथराइज होने चाहिए AOA, ठीक है. आपके आर्टिकल्स आपको बोलने चाहिए कि आई यू आर एलिजिबल और यू आर ऑथराइज टू डू सो, ठीक है. सेकंड, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी. MGT 14 जाएगा विद इन 30 डेज वगैरह वगैरह. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, प्राइस, बेसिस ऑफ प्राइस, रेलेवेंट डेट. रेलेवेंट डेट मैंने आपको बताई, जब आप SR पास करोगे उससे 30 दिन पहले को क्या कहते हैं, रेलेवेंट डेट कहते हैं. प्रपोज्ड विद इन प्रपोज्ड एक सेकेंड प्रपोज टाइम विद इन विच अलॉटमेंट शैल बी कम्प्लीटेड. बट प्रपोज टाइम दे दो, एक सर्टेन टाइम दे दो, अनसर्टेन मतलब सॉरी टेंटेटिव डेट दे दो कि आप तब तक कंप्लीट कर लोगे. नेम ऑफ द प्रपोज्ड अलॉटीज, प्री इशू एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न. और अगर आप कोई ऐसे बंदे को दे रहे हो जिसको आपने पहले पे दिया है तो उसका भी नाम डिस्क्लोज करो, उन अलॉटीज का नाम डिस्क्लोज करो जिनको आप ईयर में दोबारा दे रहे हो. अलॉटमेंट शैल बी कंप्लीट विद इन 12 मंथ्स. 12 मंथ्स में आपकी SR पास होने से ना 12 मंथ्स यानी विद इन 1 ईयर यू हैव टू कंप्लीट योर अलॉटमेंट प्रोसेस. इफ नॉट देन यू कैन अगेन पास SR टू डू सो, ओके. फिर है आपका ये देखो, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगी वो कौन करेगा, वैल्यूएट रजिस्टर्ड वैल्यूअर करेगा. और जो अपनी वो वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसको सबमिट करेगा टू द कंपनी विद जस्टिफिकेशन. फिर आपके आता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मैंने आपको बताया जो उनकी प्राइस है, जो प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट शेयर, जो भी आपका शेयर होगा उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे. अगर नॉर्मल है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू हो जाएगी. तो वो टाइम स्पेसिफाई करने के लिए बोल रहा है कि एट टाइम व्हेन द ऑफर कन्वर्टेबल, या तो वो कर लो, या सेकंड उसका एक फॉर्मेट है कि 30 डेज और 60 डेज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है. फिर आपकी जो प्राइसेस हैं आप इन दोनों में से ऊपर कोई भी कर सकते हो चूज, बट आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो कि सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है. फिर जो आता है, फिर क्या कहता है कि अगर आपका प्रेफरेंशियल ऑफर कैश है तो आपका रजिस्टर्ड वैल्यू कर देगा, रजिस्टर्ड वैल्यू वैल्यूएशन कर देगा. बट अगर आपका नॉन कैश है
तो आप उसका ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे करोगे। अगर आपका वो असेट डेप्रिशिएबल है तो बैलेंस शीट में विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कैरी आउट करना है। अगर वो नहीं है तो आप उसको एक्सपेंस एज अ एक्सपेंस करोगे एज प्रोवाइडेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली इन चीज़ों के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट अंटिल रजिस्टर्ड वैल्यू इज अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मर्चेंट बैंकर जब तक रजिस्टर्ड वैल्यू नहीं होता तो मर्चेंट बैंकर और सीए इन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और उसका एक्सपीरियंस जो है 10 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सपीरियंस 10 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर शैल नॉट बी लेस देन द प्राइस डिटरमाइंड। मैंने आपको बता दिया। अलॉटमेंट आप 30 डेज में करोगे, पीएस3 फाइल करोगे, शेयर सर्टिफिकेट आप 2 मंथ्स में कर दोगे, और रिलेवेंट डेट मैंने आपको बता दी। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये सीएस एग्जीक्यूटिव न्यूज सिलेबस के लिए था, ठीक है। इसकी डिटेल्स जो चीज़ें होंगी वो आपकी सिक्योरिटी वाले पेपर में होंगी, सारा कवर हो जाएगा। बट मेरा जो था वो कंपनी लॉ से रिलेटेड था, तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके नोट्स डाउनलोड करिए और प्लीज़ पढ़िए, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, लीगल ब्रेन भी। एंड इफ अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। So stay safe, stay home. Thank you so much.